नमस्कार ईबीसी के सुनने वाले दोस्तों को आपके प्रोग्राम मरीन ड्राइव के होस्ट कर्नल वीरेंद्र तेवतिया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज दिसंबर की 17 तारीख है और आज का दिन एक विशेष दिन है भारत के इतिहास में, एक विशेष दिन है बांग्लादेश के इतिहास में। आज ही के दिन सन 1971 में भारत और बांग्लादेश के साथ में लड़ते हुए बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना थी और भारतीय सेना के साथ में लड़ते लड़ते पाकिस्तानी सेना जो उस टाइम पे बांग्लादेश में लड़ रही थी उसने आत्मसमर्पण किया था। दोस्तों, किसी भी देश को जब कोई हार का मुकाबला करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है लड़ाई के अंदर या इवन किसी डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं, आप पूरे देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एक बड़े शर्म की बात होती है। आत्मग्लानि उठानी पड़ती है देश को। हमारे देश को उठानी पड़ी 1962 में, पाकिस्तान को उठानी पड़ी 1971 में, इसी प्रकार से। तो ऐसे समय पे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। पाकिस्तान के अंदर शायद जनरल नियाजी बहुत मशहूर आदमी ना रहे हों, उनको बहुत अच्छे तरीके से ना देखा जा रहा हो, लेकिन अगर एक मिलिट्री कमांडर के नाते देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसी लड़ाई जो तकरीबन वो हार चुके थे, कोई सूरत ऐसी नहीं थी जिसमें उन्हें कोई ऐसी सूरत नज़र आती हो कि वो उस लड़ाई को जीत सकें। उनके पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो अपने जो 1 लाख सोल्जर थे जिनके साथ में वो उस थिएटर में लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को और प्रोलॉन्ग कर देते और सूनर और लेटर हार उनके सामने आ जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ के साथ में आती। लेकिन ऐसे समय में एक ऐसे कमांडर ने जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की और लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर एक प्रोफेशनल आर्मी के अंदर वो पद हासिल किया, और उसके बाद में वो एक ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया जो जैसे मालूम था कि उनका पूरा मिलिट्री कैरियर एक दागान्वित हो जाएगा, उस पर एक भद्दा दाग लग जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने उन 1 लाख सोल्जर्स की जान बचाने के लिए वो डिसीजन लिया। बहुत टफ डिसीजन रहा होगा नियाजी साहब के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि उस दिन दिसंबर 17 को पाकिस्तानी सेना जो बांग्लादेश के अंदर थी, उस सेना ने आत्मसमर्पण किया और सीज फायर किया गया और भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध था वो समापन हुआ और समाप्त हुआ। मेरे हिसाब से जनरल नियाजी साहब ने 1 लाख सैनिकों की जान बचाई। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली 1971 में 17 दिसंबर के दिन बेसिकली। लेकिन ये हुआ सब क्यों? ये सब हुआ सिर्फ उस वजह से कि अगर इलेक्शन हुए, अगर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा था पाकिस्तान में, सन 1970 में या 71 के शुरू में इलेक्शन हुए थे, और जब शेख मुजीबुर रहमान साहब की आवामी लीग ने महत्वपूर्ण राजनीतिक बढ़त हासिल की थी और एक दावा पेश किया था पाकिस्तानी अनडिवाइडेड पाकिस्तान की जनता के सामने, और उनकी जनता ने उनको चुना था उनका नेतृत्व के लिए, तो उस हालत में उनको सत्ता का ना सौंपे जाना भाई जनरल याहिया खान और इवन कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कहने पर, तो ये एक बड़ी विडंबना है कि एक पॉलिटिकल एम्बिशन को ध्यान में रखते हुए, एक पर्सनल एम्बिशन को ध्यान में रखते हुए एक देश का विभाजन कर दिया गया। इसी प्रकार से पर्सनल एम्बिशन जब आ जाते हैं बीच में आड़े, तो फिर देश को लोग भूल जाते हैं और देशों के विभाजन या देशों को जो नुकसान उठाना पड़ता है वो इसी वजह से उठाना पड़ता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है इस प्रोग्राम के अंदर और आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ये किस्सा एक बार नहीं हुआ है, ये किस्सा हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, जगह जगह होता है। और इसीलिए तभी कहते हैं कि राजनीति बहुत अच्छा सुंदर खास साफ सुथरा खेल नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करना नहीं चाहते नहीं कि ऐसी हों, लेकिन हो जाती हैं लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशन और राजनीतिक जीवन को बरकरार रखने के लिए। तो दोस्तों, ये बात आज इस प्रोग्राम में इस बारे में थोड़ी सी चीज़ बात करेंगे और साथ में सुनाएंगे आपको बहुत ही खूबसूरत से गाने। आज कोई हमारे पास थीम नहीं है गानों की, जैसे पिछले हफ्ते हमने आपको देवानंद साहब की फिल्मों के गाने सुने थे, आज कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आज एक गाना हम आपको ऐसा गाना सुनवा रहे हैं और ये गाना ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है कि जो जातियों को बंटवारा करना चाहते हैं। गाना सुने, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि क्या मैसेज मैं इस गाने के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप गाना सुनिए, बताएं कि मुझे इसको किस दो मुख्य गायकों की आवाज़ में इस गाने को
रिकॉर्ड किया गया। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना था और इस गाने ने भारतीय सिनेमा की और भारतीय संगीत की पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो भारत को हिंदू और मुसलमानों में बांट देना चाहते हैं, उनके ये गाल पर करा तमाचा है, क्योंकि इस गाने की खूबसूरत धुन भारत के एक मुसलमान ने बनाई है, और ऐसे इंसान ने बनाई जो मुसलमान धर्म को मानता है, लेकिन वो हिंदू या मुसलमान होने से पहले अपने आप को भारतीय समझता है, और भारतीय संगीत को वो उस लेवल पर लेकर आया है कि जहाँ पर आज पूरी दुनिया भारतीय संगीत की सराहना करती है। और ये वो गाना है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला, और गाने में इनका साथ दे रहे थे सुखविंदर सिंह, एक और बहुत ही मशहूर गायक, उसके साथ में तन्वी शाह थी, महालक्ष्मी अय्यर जी थी, और विजय लास्ट नेम मेरे को नहीं मालूम है उनका। तो इन सब लोगों ने मिलकर ये बहुत खूबसूरत सा गाना है, और A.R. रहमान साहब के संगीत निर्देशन में इस गाने को बनाया गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हार के बाद में बहुत ही बड़ी आत्मग्लानि उठानी पड़ती है। सन 62 के युद्ध के बाद हमारे देश के लिए भी एक बड़े शर्म की स्थिति हो गई थी। नेहरू जी ने 15 वर्षों तक एक नॉन अलाइन मूवमेंट का और एक नॉन अलाइन देशों के संगठन की स्थापना की थी, और उसके वो बेताज बादशाह कहे जाते थे। उसके जरिए वो अफ्रीका और एशिया के देशों को दुनिया के सामने एक तीसरी ताकत बनाने की योजना अपने नेतृत्व में उन्होंने शुरू की थी, और उसको वो कोशिश कर रहे थे। इस योजना में उन्होंने चीन को बहुत बढ़ावा दिया था, जैसा कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। लेकिन जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, क्यों हुई, कैसे, इसके बारे में पहले बातचीत कर चुके हैं। और ख़ासतौर से एक और ये भी कारण रहा हो कि चीन अपने आप को एक नेता देखना चाहता था, लेकिन नेहरू जी अपने आप को एक नेता दिखाना चाह रहे थे। तो शायद चीन की जो कार्रवाई रही हो वो भारत के असर को कम करने के लिए भी रही हो, इस बारे में डिबेट हो सकती है। लेकिन जो नॉन अलाइन मूवमेंट, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या जो नॉन अलाइन मूवमेंट के जो देश थे, उनमें से किसी भी देश ने इस कठिन परिस्थिति में भारत का साथ देने के लिए कोई अगुवाई या कोई पहल नहीं की। सिर्फ एक देश ऐसा था जिसके जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक ऐसी पहल की, और कोलंबो के अंदर जो समझौते की बातचीत हुई उसमें भारत के पक्ष को इस तरीके से रखा कि जैसे भारत के पक्ष को भारत के फायदे के तरीके से रखा उस शख्स ने, और वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि इजिप्ट के वो कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने भारत के पक्ष की मतलब साथ दिया भारत का उस समय पे, ये आपका अगला सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है कि जो लोग जिनको भारत ने इतना सपोर्ट किया नॉन अलाइन मूवमेंट में लेके आगे वर्ल्ड के सामने पेश करने के लिए, उनमें से किसी भी देश ने या तो चीन के डर की वजह से या किसी भी वजह से भारत का साथ उस समय पे नहीं दिया। वो देश जो रशियन प्रणाली पर, सोशलिस्ट पर नेहरू जी अपने एक समाज की स्थापना करना चाहते थे, रूस ने भारत का विरोध नहीं किया तो साथ भी नहीं दिया। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका, जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में भारत के साथ में थोड़ी सद्भावना दिखाई, लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट था, वो मैं आगे बात करूंगा कि क्या इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत को इस समय पे आर्थिक और सैनिक सहायता दी। क्या कारण रहा, इसकी बात हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एक शक्तिशाली चीन सेंट्रल एशिया में, और अगर उसका प्रभुत्व बन जाता है साउथ एशिया के अंदर, तो एक चुनौती बन सकता था और बन सकता है अभी भी वेस्टर्न पावर्स के लिए। तो वहाँ पे आती है इम्पोर्टेंस, एक भारत की, एक मजबूत भारत की इम्पोर्टेंस वहाँ पे आती है। तो किस प्रकार से इंटरनेशनल राजनीति चलती है, ये तो बड़ा गहन सब्जेक्ट है। एक छोटे से शो में, थोड़े दिन 2 घंटे के शो में आधे गाने सुना के इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जस्ट एक गाइडलाइन के तौर पे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको सुनवाते हैं एक अगला खूबसूरत सा गाना। और आपका सवाल है कि वो कौन से व्यक्ति थे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में भारत का साथ दिया। दोस्तों, जब हार आपकी होती है तो उस हार की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और हमें भी वो कीमत चुकानी पड़ी। वो हार किस वजह से हुई, किस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना काम ठीक प्रकार से नहीं किया और दूरंदाजी से काम नहीं किया, और अपनी पर्सनल छवि बनाने के लिए किस प्रकार से भारत के हितों को ठुकराया गया या नज़रअंदाज किया गया। कोई भी बात रही हो, मैं हमेशा कहता हूँ कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस एंड नॉट नोइंग योर जॉब बोथ आर अनपार्डनेबल।
चाहे कोई भी, स्पेशली अगर आप देश के भविष्य के निर्माता हैं। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी सुनने वालों का, पूनम जी, सुरेश, डॉक्टर सुरेश मित्तल साहब, अपर्णा जी, महेंद्र साहब, अनिमेश जी और अरुण साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, जिन्होंने भारत का साथ दिया ऐसी घड़ी कठिन परिस्थिति में। वो मिस्टर नासर थे, और इस गाने की धुन जो बनाई गई थी वो राहुल देव बर्मन साहब ने बनाई थी।